सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesh.air442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। आज हम मार्च महीने की जो योजना मैगजीन है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम मार्च मैगजीन की बात करते हैं तो बेसिकली इसके जो आर्टिकल्स हैं वो जो बजट आया था हमारा फेब में उसके ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। तो जब हमने ये योजना मैगजीन बनाई है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं हमारी टीम के द्वारा। तो उसमें हमने क्या किया है, जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमको लगे हैं एक पर्टिकुलर मंथ की योजना मैगजीन के, उनको हमने यहाँ पे दे दिया है शुरुआत में, और उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हो जब आप पूरी योजना पढ़ लोगे, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ क्या है कि मैं आपको पूरी योजना जो है वो एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग उसकी दे दूँ, ताकि आप जब इन कीवर्ड्स को एक बार देखो तब आपको अपने आप से समझ में आ जाएं, और जब आप इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लोगे तब इनको आप क्या कर पाओगे, अपने एग्ज़ाम में भी रिप्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। यही हमारा पर्पज़ है इन कीवर्ड्स को और फ्रेजेस को यहाँ पे डालने का। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारी इंडेक्स है जिसमें हमने बताया कि भाई कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं योजना में डिस्कस किए गए हैं। जैसे कि जो एक तो एडिटोरियल आता है, उस एडिटोरियल का भी हमने क्या किया है, शॉर्ट नोट्स बना के आपको प्रिपेयर किए हैं, जो मैं आपको अभी समझा भी दूंगा। इसके बाद में जब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो ये एक रोड मैप है फॉर विकसित भारत एट 2047। 2047 क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट पीएम हैं वो बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है, यानी कि वी हैव टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी। अभी हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, हमें डेवलपिंग यानी विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ जाना है, कन्वर्ट हो जाना है हमें 2047 तक, ठीक है। फिर हम फिजिकल फेडरलिज्म की भी बात करेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं GS3 में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जिसमें फिजिकल फेडरलिज्म तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस यूपीएससी ने कई बार एग्जाम्स में पूछे भी हैं, ठीक है। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तब आपकी एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो एक एडिटोरियल है उसकी समरी की, तो ये बजट है फॉर ब्राइटर टुमारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए? आपके GS3 के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो एक ओवरऑल जो लुक है उसका आउटलुक वो देखते हैं। तो हमारी प्रोग्रेस स्टडी रही है, स्टडी मतलब कॉन्टीन्यूअस प्रोग्रेस रही है, डिफाइंग द ग्लोबल ट्रेंड्स। अब इसका मीनिंग क्या है? वी आर सेइंग दैट अवर प्रोग्रेस हैज़ बीन स्टडी डिफाइंग द ग्लोबल ट्रेंड्स। डिफाई मतलब नकारते हुए, किसको? जो ग्लोबल ट्रेंड था, यानी कि विश्व में अगर हम देखें तो कोरोना आया और उसके बाद के क्या कुछ हुआ है, यूक्रेन वर्सेस रशिया हुआ, और अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ईरान वर्सेस इजराइल। तो जब विश्व पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं तो उस समय कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी चरमरा गई है, ठीक है। उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो डाउनफॉल की ओर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम भारत की बात करें देन वी सी अ स्टडी प्रोग्रेस। सो इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें देन इट शोड अ स्टडी प्रोग्रेस डिफाइंग द ग्लोबल ट्रेंड्स। जो वैश्विक ट्रेंड्स हैं उनको नकारते हुए हमारी अर्थव्यवस्था प्रोग्रेस करती चली जा रही है, ठीक है। तो इंडियाज़ ग्रोइंग रोल एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर। बजट 2025-26 का जो है उसका एम क्या होगा, आप खुद भी सोच सकते हो कि भाई हमारी ग्रोथ स्टडी हो रही है, यानी कि हमारा जो मोमेंटम बना हुआ है हमें क्या करना है, उसी को कंटिन्यू करना है, उसी को सस्टेन करना है, ड्राइव करनी है ग्रोथ एंड इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना है, ठीक है। तो 4 इंजन्स हो सकते हैं हमारी ग्रोथ के। अब अगर हम इसमें ना भी देखें तो आप थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करो कि 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ हमारे क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आप सोच सकते हो कि भाई इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है ना, तो यानी कि एक तो एग्रीकल्चर ही हो जाएगा। और अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की, जो समस्या है उसको हम देखते हैं कि वो भी एक इंजन हो सकता है ग्रोथ का। जैसे कि हमने पहले वाली जो योजना पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था
कि इंडिया जो है उसने एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विस सेक्टर की ओर जंप किया, तो हमने किसको छोड़ दिया? मैन्युफैक्चरिंग को, है ना। हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं, और यही एक कारण बना कि भारत में क्या हुआ था? जॉबलेस ग्रोथ हुई थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सर्विस सेक्टर में 30% के आसपास लोग काम करते हैं, और जीडीपी में योगदान उसका कितना है? 54 to 55% है। अगर किसी फील्ड में लोग कम काम कर रहे हैं, 30% लोग काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, और उसका योगदान कितना है जीडीपी में? 54 से 55% है। यानी कि क्या है? आप देख रहे हो 30 लोगों ने 55 लोगों का काम कर दिया, तो यानी हमें क्या देखने को मिलेगी? जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से हमें किस पे फोकस करना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ में दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है हमारा? दूसरा इंजन क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या करने की ज़रूरत है? इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर एक जो और हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ये हम सिर्फ जो इसमें लिखे हुए पॉइंट्स उनको तो देखेंगे ही। वी आर ट्राइंग टू डू ब्रेन स्टॉर्म, खुद से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और एक इंजन ग्रोथ का क्या हो सकता है आपका? वो हो सकता है कि भाई आपके लोग क्या हों? स्किल्ड होने चाहिए, स्किलिंग होनी चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है ग्रोथ का? जब आपके यहाँ पे कंजम्पशन इंक्रीज हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंजम्पशन करें। कंजम्पशन कब करेंगे? जब उनके हाथ में पैसा होगा, यानी हम क्या कह सकते हैं? मनी इन मार्केट, ठीक है। फिर हम एग्रीकल्चर के ऊपर तो कितना कुछ पढ़ चुके हैं कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हमें ग्रोथ बढ़ानी है तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस को देखना होता है। जैसे कि हम किसकी बात कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट बनाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो सकता है, एपीएमसी मंडीज जो हैं उनको क्या किया जाए, उनकी जो हेजेमनी है, मोनोपोली है, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से एमएसपी जो है उस पर सरकार काम कर सकती है कि जो दूसरी फसलें हैं अपार्ट फ्रॉम वीट एंड राइस, सरकार एमएसपी जो है उसको सीरियसली ले। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस हो सकता है ना, कई चीज़ों पे ध्यान दिया जा सकता है। तो ये एग्रीकल्चर तो है ही हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ। इसमें सरकार ने ई किसान उपज निधि भी चलाया हुआ है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा? एफडीआई की हम बात कर सकते हैं, उसके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो सकती है, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की बात हो सकती है। और उस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने लॉजिस्टिक पे भी फोकस करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करना होगा, हमें जो पोर्ट डेवलपमेंट है उस पर भी काम करना होगा, है ना। जिसमें हमने पढ़ा भी था एक मैत्री पोर्टल के बारे में। फिर हमने भारत ट्रेड नेट के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ लिख सकते हैं अपने आप से भी सोच के। अब जो इसमें पॉइंट्स थे उनको हम देखते हैं। ये थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कोशिश थी, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो आर्टिकल में कहा गया था वो किन चीज़ों को कहा गया, उसमें भी देखो यही बताया गया, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड एमएसएमई। एमएसएमई भी हमने पढ़ा है कि एमएसएमई जो है वो बेहतर परफॉर्म करें, उसके लिए क्या किया जा सकता है। उसके लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेके आई है ना। इनके लिए सरकार क्या लेके आई है? मुद्रा लोन लेके आई है। मुद्रा लोन में भी 3 क्या होती हैं? कैटेगरीज होती हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सरकार काम कर रही है इन एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा इनको उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है ना, जिसके तहत भी इनको क्या कहते हैं, कई सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, ठीक है। क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी सरकार ने चलाई हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया की ग्रोथ के जो इंजन्स हैं वो क्या हो सकते हैं? एक तो एग्रीकल्चर होगा, और फिर हम जब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ही रहे थे कि हम डायरेक्टली एग्रीकल्चर से किस पे, सर्विस सेक्टर पे जंप कर गए और हम मैन्युफैक्चरिंग पे गए ही नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग भी 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, और दूसरी कौन सी होती है? लेबर इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये होता है जिसमें पूंजी निवेश बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा पैसे की, कैपिटल मतलब पैसे की, पूंजी की आवश्यकता होगी।
और लेबर इंटेंसिव क्या है, जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगेगी। तो अगर हमें भारत की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना होगा। और हमें पता है कि एमएसएमईज कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती, वो लेबर इंटेंसिव होती हैं। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर होगा, एमएसएमई होगा, इन्वेस्टमेंट होगा और एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, दे आर एक्सपेक्टेड टू पावर इंडियाज डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज़ हो गई, इसको आप आराम से कर सकते हो। ये हमारा डायग्राम भी बना हुआ है। एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि एक तरफ यहाँ क्या लिख दिया एग्रीकल्चर, दूसरी तरफ यहाँ क्या लिख दिया एमएसएमई, तीसरा क्या लिख दिया इन्वेस्टमेंट और चौथा लिख दिया एक्सपोर्ट। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, एक यहाँ पे एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम डायग्राम्स बनाते हैं एग्ज़ाम में तो एक इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की, उसको यदि हम देखें तो आपको पता ही होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति में क्या होता है। अगर आरबीआई जो है रेपो रेट को कट करती है, इसका मतलब क्या होगा, जो लोन है वो आम जनता के लिए भी सस्ता हो जाएगा। और आरबीआई के द्वारा यदि रेपो रेट कम किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बैंक्स चीप लोन फ्रॉम आरबीआई, बैंक गेट्स चीप लोन फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, अब जब बैंक को चीप लोन मिलेगा तो बैंक क्या करेगा, विल गिव चीप लोन टू पीपल। अब जब इनको सस्ते में लोन मिलेगा तो क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा। ठीक है, मोर मनी इन मार्केट। तो ये भी तो एक तरीका होता है किस चीज़ का, जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने का। हमने बात भी करी थी कि भाई मार्केट में पैसा ज़्यादा होना चाहिए यदि आप क्या चाहते हो कि ग्रोथ बढ़े, है ना। तो उसमें आरबीआई का रेपो रेट घटाना भी एक काम करता है, क्योंकि आरबीआई ने यदि रेपो रेट को घटाया है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है नकदी। नकद सुना है आपने, सुना ही होगा, आज नकद कल उधार, दुकानों पे लिखा रहता है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है नकदी, यानी कि कितना नकद, यानी कि कितना जो पैसा है, कैश है, वो मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो आरबीआई के रेपो रेट को घटा देने पर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, ग्रोथ स्टिमुलेट होगी, सपोर्ट होगी बोरिंग फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। अब भाई लोन यदि सस्ता होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करना चाहेंगे, लोन लेना चाहेंगे, उधार लेना चाहेंगे। बिजनेसमैन भी उधार लेगा, एक इंडिविजुअल भी उधार लेगा। ठीक है, फिर सरकार ने अभी क्या किया है, मेजर इनकम टैक्स रिलीफ भी दे दिए हैं। जैसे कि अब 12 लाख तक की किसी की इनकम है तो उसको टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट इससे किसको होगा, मिडिल क्लास को होगा। उसके पास में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट भी होगा मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के ऊपर बाय प्रमोटिंग द इकोनॉमिक मोबिलिटी। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि कितना बेनिफिट हुआ है सरकार ने जब टैक्स रिलीफ दिया है। अच्छा, जब हम यहाँ पे टैक्स रिलीफ की बात करते हैं तो ये बेसिकली कौन से टैक्स की बात हो रही है, डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर इज रेगुलरली आस्क्ड इन GS3, तो ये आपको पढ़ना ही चाहिए। जैसे हमने बात भी करी थी पहले भी, जिसमें हमने ई किसान उपज निधि की बात करी थी, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट की बात करी थी, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की बात करी थी, APMC मंडीज़ की बात करी थी। तो हम और बात करते हैं कि सरकार क्या कदम उठा रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। अब इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत क्या होगा, एग्रीकल्चर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। अब इसमें आपके वेयर हाउसेज भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, कोल्ड स्टोरेजेस भी इंक्लूड हो जाएंगे, और एग्रीकल्चर से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है वो भी आ जाएगा। इसके साथ में सरकार ने मखाना बोर्ड भी बनाया है, ठीक है, जिसके तहत प्रमोट किया जाएगा कल्टीवेशन को और मार्केटिंग को, किसके, मखाने की। और आपको पता है कि जो मखाना होता है वो कितना कैल्शियम में भी रिच होता है, तो एक न्यूट्रिशनल डाइट है वो, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इंटरनेशनली प्रमोट कर सकते हैं, और हमारे किसानों के जो इनकम, जिसको कहा जा रहा है कि हमें डबल करने की ज़रूरत है, उस लक्ष्य को भी अचीव कर सकते हैं। फिर न्यू यूरिया प्लांट लगेंगे। देखो,
आपको सुन के हैरानी हो सकती है कि हम ये कहते हैं कि हमारे देश में यूरिया का ओवर यूज़ होता है ना, और यूरिया में बेसिकली नाइट्रोजन है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारी फसलों में जो नाइट्रोजन है उसकी अधिक मात्रा डाल दी जाती है, और वह जो अधिक नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, वो पॉल्यूट करता है किनको, वाटर बॉडीज़ को भी। आपने सुना होगा एक समस्या होती है यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये सुन के भी आपको हैरानी होगी जान के कि हमारे देश में नाइट्रोजन आज भी इंपोर्ट किया जाता है। यानी कि हमारे देश को यूरिया की जितनी आवश्यकता है, वी आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर दैट मच यूरिया इन इंडिया ओनली, ठीक है। तो इस वजह से हम यूरिया को इंपोर्ट करते हैं, और फिर हमें पता है कि व्हेन वी इंपोर्ट समथिंग देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी फॉरेक्स करेंसी लगती है, डॉलर बेसिकली हम जो हमारे पास में है उसको हम दूसरे देश को देते हैं, और इससे कई सारे नुकसान होते हैं। इससे क्या नुकसान होता है भाई, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर के मुकाबले जो रुपये होता है वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इस वजह से हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप में सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, और ऐसी चीज़ें जिनका प्रोडक्शन भारत में हो सकता है एटलीस्ट उनके लिए तो हमें किसी दूसरे देश पे निर्भर ना रहना पड़े, ठीक है। तो एक न्यू यूरिया प्लांट जो है हमने लगाया है असम में, इससे हमारी जो इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी है, निर्भरता है कि हमें आयात करना पड़ रहा है दूसरे देश से, वो कम होगी, ठीक है। और फर्टिलाइज़र की फील्ड में सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ेगी। अब मैरीटाइम सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए सरकार ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को अनाउंस किया है। यह एक गेम चेंजर होगा फॉर शिप बिल्डिंग एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शिप बिल्डिंग के लिए गेम चेंजर का काम करेगा यह फंड। और फिर हमें यह भी पता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें टर्न अराउंड टाइम को घटाने की आवश्यकता है। टर्न ओवर टाइम बोलते हैं उसको, या टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमें क्या करने की ज़रूरत है, घटाने की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है कि एक शिप भारत में सामान लेके आया, उसने उस सामान को यहाँ पे अनलोड किया और फिर वो वापस गया, तो उसमें जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो ये जितना कम होगा उतना बेहतर ट्रेड करना होता जाएगा, उतना सरल होगा ट्रेड करना, उतना स्पीडी वे में क्या कहते हैं ट्रेड हो पाएगा। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि टर्न अराउंड टाइम को घटाया जाए। और टर्न अराउंड टाइम कब घटेगा, उसके लिए हमें कई लेवल्स पे काम करना होगा, है ना, कई सारी लेयर्स पे काम करना होगा। एक तो तरीका ये है कि आपकी जो पेपर वर्क है, आपका डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, वो कैसा हो जाए, स्पीडी हो जाए। तो स्पीडी डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए हमने पहले भी पढ़ा है मैत्री, ठीक है। जिन लोगों ने पिछली योजना नहीं देखी है वो आप उसको देखो, आपको मैत्री के बारे में हॉलिस्टिकली समझ में आएगा। यहाँ पे भी मैं एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि मैत्री यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो नोटबुक साथ में रखनी है और चीज़ों को नोट करते चलना है। तो जैसे ही हम मैत्री की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है, नोट कर लो आप, मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। तो मैत्री ऐप बेसिकली करेगी क्या, अभी क्या होता है कि किसी को यदि क्या करना है, दूसरे देश में सामान को ट्रेड करना है तो अलग अलग लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क से गुजरना पड़ता है। जैसे कि एक होता है जिसको हम कहते हैं DGFT लाइसेंस, ठीक है। एक है जिसको हम कहते हैं कस्टम फाइलिंग, ठीक है। तो कस्टम फाइल करना पड़ता है, DGFT लाइसेंस होता है। कोई फूड प्रोडक्ट है तो उसके लिए FSSAI का भी लाइसेंस लगता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये इसके लिए पहले लोग क्या करते थे, अलग अलग फॉर्म्स भरा करते थे, इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता था। लेकिन अब मैत्री एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होगा, तीनों के तीनों काम जो हैं वो एक साथ में हो जाएंगे। जो ट्रेडर है उसको सिर्फ एक फॉर्म भरना है और उसने उस फॉर्म में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और उस मैत्री ऐप पे क्या कहते हैं, जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को दे देंगे तो DGFT, कस्टम फाइलिंग, FSSAI लाइसेंस, इनको वो इन्फॉर्मेशन जो है बैक एंड पे खुद ही पहुंचा दी जाएगी। किसके माध्यम से, भारत ट्रेड नेट के माध्यम से, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि भाई हम पेपर वर्क जो है उसको कैसे इजी कर सकते हैं, और जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का काम है उसको जैसे ही हम फास्ट करेंगे तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हम उसमें बेहतर होंगे ही होंगे।
उसके साथ में ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए, टर्न अराउंड टाइम को बेहतर करने के लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो बूस्ट करना होगा। तो इसीलिए सरकार मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड लेके आई है, जो एक गेम चेंजर होगा फॉर शिप बिल्डिंग एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो हम कौन से प्रोजेक्ट्स को नहीं छोड़ सकते, सागरमाला प्लस भारतमाला, है ना, इनका भी आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये भी प्रोजेक्ट जो है सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। अब ये करेंगे क्या, जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है ये अफोर्डेबल और स्टेबल कैपिटल देगा और हमारी ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। तो ब्लू इकोनॉमी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी मैरीटाइम की बात होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतने हॉलिस्टिकली पॉइंट्स कवर होते चल रहे हैं कि अगर आपने जितनी भी मैगजीन्स हम योजना के लेके आ रहे हैं उनके वीडियोज़ ही देख लिए और एक बार गो थ्रू कर लिया इनको, तो GS3 जो है आपका बहुत हॉलिस्टिकली प्रिपेयर हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मेंस के लिए नहीं, प्रीलिम्स में भी हेल्प होगी, क्योंकि इतने सटल वे में आपको जो फैक्ट्स हैं वो याद होते चले जाएंगे। जैसे मैत्री स्कीम के बारे में, मैत्री ऐप के बारे में मैंने भी आपको बताया। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स में भी आ सकती है। तो अब हम बात करते हैं कुछ ग्लोबल चैलेंजेस की। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या है, वो भी हमने बात कर ली थी कि भाई ऑनगोइंग वॉर्स हैं और कन्फ्लिक्ट्स हैं। हमने देखा ही कि रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो रही है, ट्रेड रूट्स भी डिसरप्ट होते हैं। ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, जो उनके बीच में स्किर्मिशेस हैं उसके कारण भी कितना नुकसान भारत को भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया ईरान से ठीक ठाक ऑयल को लेता है, उसकी सप्लाई लेता है, हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चलेगा तो यूएस क्या करेगा, ईरान पे सैंक्शंस लगा देगा, जिसके कारण हमारी जो ऑयल सप्लाई है वो क्या होगी, डिसरप्ट होगी। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है, जब ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट होती है तो ऑयल की जो प्राइस होती हैं उनमें वेरिएबिलिटी आती है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है। इसी वजह से हमारी सरकार क्या कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, इसलिए जब हम पढ़ते हैं कि सरकार क्या कुछ करना चाह रही है तो गवर्नमेंट इनोवेशन पे काम करना चाहती है, गवर्नमेंट AI कोष बना रही है ना, गवर्नमेंट AI सैंडबॉक्स बना रही है। सरकार जो है वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है, किसके, पेट्रोल के। इसलिए सरकार क्या लेके आई थी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आई थी और इथेनॉल ब्लेंडिंग को अलाउ किया गया था, है ना। तो सारी चीज़ें आप इंटरलिंक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नीड फॉर इंडिया क्या है, नेविगेट स्मार्टली, इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ, बेनिफिट, रीच द लास्ट माइल। अब हम बात करेंगे जेंडर इंक्लूजन एंड वुमेन एम्पावरमेंट की। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो 8 मार्च को मनाया गया। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया गया वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि महिलाओं का योगदान भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या कहा जाता है, विमेन को कहा जाता है शी इज़ द लिंचपिन ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, लिंचपिन मतलब धुरी। ठीक है, मतलब कि सबसे मुख्य व्यक्ति जो है परिवार में वही है, और इकोनॉमी में भी उनका योगदान कम नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमी में उनका योगदान कैसे हो सकता है, एक तो उनका योगदान होता है जॉब्स के जरिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रूरल एरियाज़ की जो फीमेल्स हैं उनका जॉब में योगदान ज़्यादा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वे ज़्यादा हैं, और इकोनॉमी में उनका योगदान ऐसे भी होता है क्योंकि वो जानी जाती हैं किसके लिए, सेविंग्स के लिए। ठीक है, जो गृहिणी है, जो हाउसवाइफ है, होम मेकर, शी इज़ नोन फॉर सेविंग्स, कि वो सेविंग्स को बढ़ावा देती है। ठीक है, और हमें पता है कि सेविंग्स लीड्स टू इन्वेस्टमेंट जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो। ठीक है, जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो सेविंग्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, बशर्ते बस बात यह है कि आपका पैसा बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ताकि वो किसका पार्ट रहे, मनी सप्लाई का हिस्सा रहे। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फीमेल्स का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है, देयर रेजिलियंस एंड लीडरशिप। ठीक है, बजट एंड रिलेटेड स्कीम्स का फोकस क्या है, स्किल बिल्डिंग पर है, हमें पता ही है। सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रही है, सरकार स्किल इंडिया डिजिटल हब चला रही है, उसके साथ भी सरकार डिजिटल स्किल कार्ड्स बांट रही है ना। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम सरकार चला रही है। तो सरकार
स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे भी सरकार फोकस कर रही है, सेफ्टी एंड डिजिटल एम्पावरमेंट की भी बात करी जा रही है। ठीक है, तो हम ये बेसिकली जो बात कर रहे हैं फीमेल के टर्म्स में बात कर रहे हैं। जो फीमेल्स हैं उनको सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए सरकार क्या लेके आई है, शी बॉक्स लेके आई है। ठीक है, शी बॉक्स क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, तो इसके जरिए कंप्लेंट की जा सकती हैं। ठीक है, और सरकार उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशंस भी लेके आ रही है फीमेल सेफ्टी के लिए। इसके साथ में आपने पिंक बूथ के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो अगर हम देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर सकती है, रेपो रेट को कम करके लिक्विडिटी को मार्केट में बढ़ा सकती है जिससे ग्रोथ हो। इनकम टैक्स में रिलीफ देती है, 12 लाख तक पे टैक्स की छूट दे दी गई है। सरकार एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आ रही है। ठीक है, जिसमें सपोर्ट किया जा सके पोस्ट हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स को, प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी। सरकार ने एक चीज़ वो भी चलाई है, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, आत्मनिर्भर इन पल्सेस की सरकार बात कर रही है। उसके अलावा सरकार जो है मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी 2023 को क्या घोषित किया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जिसमें ज्वार बाजरा रागी इन पे फोकस किया जा रहा था। सरकार और क्या कर रही है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पे फोकस कर रही है। ठीक है, फिर मैरीटाइम सेक्टर बूस्ट की अगर हम बात करें तो अभी हम देख के ही आए हैं कि सरकार ने क्या किया था, देखो यहाँ पे एक फंड बनाया था, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, है ना। तो इस तरीके से सरकार क्या कर रही है, मैरीटाइम सेक्टर को भी बूस्ट करना चाह रही है। फिर जेंडर इंक्लूजन के लिए सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे काम किए हैं सरकार ने। एक तो जेंडर बजट आता है, अभी हम देखेंगे भी इसमें कि जेंडर बजट जो है वो क्या होता है, जेंडर बजटिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, शी बॉक्स सरकार लेके आई है। ठीक है, और भी सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि लखपति दीदी योजना चलाई है। ठीक है, और हम किसकी बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करी जा सकती है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की बात की जा सकती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जा सकती है। ठीक है, ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं, जो डिसरप्शन होता है ट्रेड में, फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन, है ना, सप्लाई चेन बार बार टूट जाती है, क्यों, क्योंकि देशों के बीच में युद्ध चालू हो जाता है। तो एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई हमको दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं रिलीवेंस ऑफ मार्च 2025 इशू ऑफ योजना। ठीक है, तो इसका मेन फोकस क्या है, 2025 और 26 का बजट है। इसका कंट्रीब्यूशन जो हम देखते हैं वो क्या है कि टॉप पॉलिसी एक्सपर्ट्स के द्वारा है, रिसर्च और एनालिस्ट्स हैं उसमें, और एक इंक्लूसिव ग्रोथ ओरिएंटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को हमारे सामने रखती है। इस तरीके से जो एडिटोरियल था उसकी समरी को हमने देखा। आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें से नया मिला होगा। अब हम आर्टिकल 1 पे आते हैं और रोड मैप को समझेंगे फॉर विकसित भारत एट 2047। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, डिसमेंटल्ड हुआ प्रोटेक्शनिज्म, ओपन इकोनॉमी टू एफडीआई, और ग्लोबल ट्रेड जो है वो आगे बढ़ा। तो 1991 में जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उसके पीछे का कारण क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी को अगर हम सरल भाषा में समझे तो हम क्या कह सकते हैं, वी वर शॉर्ट ऑफ डॉलर्स, यानी हमारे पास में डॉलर्स नहीं बचे थे। बिल्कुल सरल भाषा में समझना है तो ये समझ लो कि डॉलर नहीं बचे थे। अगर हमारे पास में डॉलर नहीं है तो क्या दिक्कत आएगी हमें, हम जो एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जब हम एसेंशियल इंपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे तो हम क्या इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ऑयल। अगर हम ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमको क्या नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। और अगर पेट्रोल ही नहीं मिलेगा हमें तो फिर क्या समस्या आएगी, जो कार्स हैं उनका क्या होगा। तो हम लोगों को किससे चलना पड़ेगा, साइकिल से। तो एक तो बहुत बड़ा इशू यही आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, तो उस टाइम पर जब हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई, तब हमारे देश की जो सरकार थी वो किसकी थी, ठीक है,
नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उस टाइम पे, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हमारे थे मनमोहन सिंह। तो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ये कहाँ गए, ये आईएमएफ के पास में गए कि हमको उधार दे दो। तो आईएमएफ ने क्या कहा, वी विल हेल्प यू इन दिस सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, बट आपको क्या इंप्लीमेंट करना होगा, वॉशिंगटन कंसेंसस। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क है कि आपको ये पता करना है कि वॉशिंगटन कंसेंसस क्या होता है। ठीक है, इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई है, बट फॉर योर एग्ज़ाम वॉशिंगटन कंसेंसस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, तो डिसमेंटल किया इन्होंने किसको, मतलब डिसमेंटल्ड प्रोटेक्शनिज्म, ओपन इकोनॉमी टू एफडीआई एंड ग्लोबल ट्रेड। यानी उससे पहले हम प्रोटेक्शनिज्म पे ज़्यादा फोकस करते थे। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब हिंदी में होता है संरक्षणवाद, यानी कि हम क्या सोचते थे कि हम जितना भी इम्पोर्ट है उसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे। हमारी पॉलिसी थी, इसका नाम था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। ठीक है, यानी कि हम क्या कोशिश करते थे कि भाई हमें कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करना और हम सब कुछ खुद से बना लेंगे। उसके अलावा जो समस्या थी वो ये थी कि हमने कभी एक्सपोर्ट पे भी फोकस नहीं किया। ठीक है, तो हुआ क्या, अब हर चीज़ के इम्पोर्ट को हम सब्सटीट्यूट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ इम्पोर्ट्स कैसे होते हैं, एसेंशियल इम्पोर्ट्स होते हैं। सो इफ़ अ थिंग इज़ एन एसेंशियल इम्पोर्ट, हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट इट, हाउ कैन यू बैन इट। तो हमने करा क्या, बेसिकली एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, इम्पोर्ट हमारे चलते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास में डॉलर्स की कमी हो गई और हमारे सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की समस्या आई थी। ठीक है, तो जब हमारे सामने ये सिचुएशन आई और आईएमएफ ने हमसे कहा कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट द वॉशिंगटन कंसेंसस, तब हमने क्या किया, डिसमेंटल करा प्रोटेक्शनिज्म को, ओपन किया अपनी इकोनॉमी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और ग्लोबल ट्रेड के लिए। फिर इससे हमारी ग्रोथ बढ़ी, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर बेहतर होता गया। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज़ और भी समझने की, जब हम कहते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स भारत में आए, तो ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए ये किसमें, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा आए। ठीक है, और हमने किसको इग्नोर कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, यानी कि हम एग्रीकल्चर से सीधे किस पे जंप कर गए, सर्विस सेक्टर पे। अब उसकी वजह से हुआ क्या, इस चीज़ को पहले तो हम क्या कहते हैं वो नोट कर लो, प्रीकॉशियस ग्रोथ मॉडल। ठीक है, अब इसकी वजह से हुआ क्या, हमने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं किया और हमारे देश में जो ग्रोथ हुई उसको क्या कहा गया, जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, तो ये नोट कर लो। अब हम बात करते हैं कि आज के समय में क्या इमर्जिंग चैलेंजेस हैं। तो एक तो ग्लोबल हेडविंड है। हेडविंड का मतलब क्या होता है, हेडविंड का मतलब बेसिकली ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो आज के समय में जो ग्लोबल हेडविंड है वो प्रोटेक्शनिज्म है। कैसे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वो डेवलप्ड देश जो एक टाइम पर फ्री ट्रेड की बात किया करते थे, WTO जैसे संस्थानों को प्रमोट करने की बात करते थे, वो आज प्रोटेक्शनिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि यूएसए। ठीक है, तो यूएसए आज के टाइम पे किसकी बात करता है, अमेरिका फर्स्ट की बात करता है और ट्रेड बैरियर्स लगाने की बात करता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है किसमें, फ्री ट्रेड के मार्ग में। फिर हम कह सकते हैं ट्रेड रीशेप हो रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशंस भी एक समस्या पैदा कर रही हैं, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी जो है उस पर भी फोकस हमें करना होता है और रिकन्फिगर करना पड़ता है कई बार किसको, सप्लाई चेन को। एनर्जी ट्रांजिशन में भी समस्या है, राइजिंग क्लाइमेट रिस्क एंड नीड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। पहले तो लोग क्या कर रहे थे, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल जो हैं उनके कई सारे नुकसान हैं, हाउ दे आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट एंड लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, एनर्जी में ट्रांजिशन भी करना है, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर मुड़ना है। ठीक है, डाइवर्ट होना है, तो उसमें भी समस्याएं आती हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप एक ट्रांजिशन करते हो एनर्जी में, देन यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन इन द टेक्नोलॉजी टू, और जो ट्रांजिशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, तो इसी वजह से लोग किस स्टेज में रहना चाहते हैं, किस स्टेट में रहना चाहते हैं, इनर्शिया के।
क्यों? क्योंकि चेंज इज़ ऑलवेज कॉस्टली, चेंज ऑलवेज कम्स विद डिस्कम्फर्ट। ठीक है, तो ये एक समस्या है। जॉब क्रिएशन की अगर हम बात करें, हमें जनरेट करनी होंगी 78.5 लाख नॉन फार्म जॉब्स एनुअली टिल 2036। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें 100% लिटरेसी को अचीव करना है, क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है और लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने हैं। ठीक है, तो 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स जो विकसित भारत के हैं वो क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो है डीरेगुलेशन फॉर ग्रोथ। अभी डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, इसकी बात हमने पहले भी करी थी कि किस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर हमें फोकस की आवश्यकता है। एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्राईपार्टाइट कॉम्पैक्ट। तो ट्राईपार्टाइट कॉम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि त्रिपक्षीय एक हमारा क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, समझौता होगा, जिसमें क्या क्या होगा। एक तरफ तो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, एक तरफ आपका अकेडमिया होता है और तीसरा जो होता है वो होता है आपका प्राइवेट सेक्टर। तो ये 3 पक्ष जो हैं उनके बीच में एक क्या होना चाहिए, क्लोज्ड कोलैबोरेशन होना चाहिए, तभी देश की तरक्की हो सकती है। देखो सरकार के बिना तो काम चलना ही नहीं है। ठीक है, अकेडमिया क्या करेगा, लोगों को एजुकेशन देगा, स्किल्ड बनाएगा। एंड प्राइवेट सेक्टर की भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट के पास में भी फंड्स का क्या होता है, क्रंच होता है। इसी वजह से हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। तो इस तरीके से देयर शुड बी अ ट्राईपार्टाइट कॉम्पैक्ट जो देश की जो इकोनॉमी है उसको आगे लेके जाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा 2047 तक। ठीक है, तो जब हम डीरेगुलेशन फॉर ग्रोथ की बात करते हैं तो 1991 के जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने क्या किया, लाइसेंस राज का खात्मा कर दिया। उससे पहले हमारे देश में एक फैक्ट्री लगाना, इंडस्ट्री चलाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, 20,000 से ज़्यादा कंप्लाइंसेस को रैशनलाइज किया गया है, 300 जो लॉज हैं उनको सिंप्लीफाई और डीक्रिमिनलाइज किया गया है, जीएसटी लेके आई है सरकार, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, ठीक है, और रेरा है। तो ये जो है ये बहुत बड़े कदम हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो सरकार लेके आई है। भले ही वो जीएसटी हो, भले ही वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड हो। क्यों? क्योंकि आईबीसी ने बेसिकली क्या किया है, एनपीए की प्रॉब्लम को घटा दिया है। और हम एक शब्द चला करता था हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, चक्रव्यूह, कि यदि आपने एक फैक्ट्री लगा ली, एक इंडस्ट्री खोल ली और आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो और आप ये चाहते हो कि मैं उसका मैनेजमेंट किसी और को हैंड ओवर कर दूं और मैं इस कंपनी को छोड़ दूं, तो ये भी नहीं हो पाता था। तो बात ये थी कि यदि आपने एक इंडस्ट्री खोल ली है और आप उसको ठीक से नहीं चला पा रहे हो तो आप ही चलाते रहोगे जब तक वो इंडस्ट्री बिल्कुल डूब के बंद नहीं हो जाती। उसके मैनेजमेंट को किसी और को हैंड ओवर करने का हमारे पास में एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं था। ठीक है, तो वो जो चक्रव्यूह था, उस चक्रव्यूह को तोड़ने का, और एक व्यक्ति जिसने इंडस्ट्री खोली तो थी, स्टार्ट तो करी थी, लेकिन अब उसको ऐसा लगता है कि मैं उसके मैनेजमेंट को ठीक से नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो वह मैनेजमेंट को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है या हैंड ओवर कर सकता है। ये व्यवस्था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने करी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे जो सरकार के द्वारा रिसेंटली लाए गए हैं। इसी तरीके से जब हम रेरा की बात करते हैं तो रियल इस्टेट में जो रिफॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में रेरा का भी बड़ा योगदान रहा है। और फिर यूपीआई जो है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, इनके बारे में तो हम जानते ही हैं कि इनका कितना बड़ा योगदान है इंडिया में जो लीकेजेस थे सब्सिडी में, जो करप्शन था उसको घटाने में। ठीक है, अब जो नया बजट है उसने क्या कोशिश करी है, इनकम टैक्स में सिंप्लीफिकेशन की बात हुई है, इन्वेस्टर फ्रेंडली बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हुई हैं। ठीक है, हाई लेवल कमिटी है फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्रमोशन, ये प्रमोट करेगा कंपटीशन को, रेड टेप जो है वो रिड्यूस होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा और इनोवेशन भी फोस्टर होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे एक फोर्स मल्टीप्लायर बन सकती है, उसके लिए हमारे पास में उदाहरण हैं किसके, यूके के, यूएसए के, ईस्ट चाइना के, ईस्ट एशिया के और चाइना के, कि ये वो देश हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छा काम किया और आज के समय में वो कितना आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो की मल्टीप्लायर्स क्या हो सकते हैं, इससे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्रियल लिंकेजेस क्रिएट होते हैं, फर्म लेवल स्किलिंग बढ़ती है, ये ड्राइव करते हैं डिमांड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। ठीक है, अब इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए वो है पीएलआई स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत क्या होता है कि यदि किसी ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है
तो जितना परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन उसने बढ़ाया है उसके बेसिस पे उसको कुछ इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है ये टेलीकॉम में और एयर कंडीशनर्स में। एमएसएमई सपोर्ट है, क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आई है सरकार, ठीक है। ट्रेड्स जो है वो है हमारे पास में, यूएलआई है, रियल टाइम रिस्क बेस्ड क्रेडिट होता है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम सरकार लेके आई है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए अगर हम बात करें तो पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम, इसकी बात हमने भी पहले करी भी थी कि इसको घटाने की बात हुई है, कोशिश हुई है और उसको आधा कर भी दिया गया है। अब ये एलपीआई क्या होता है, ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, इसमें भी हमारी रैंकिंग सुधरी है। पहले 54 थी 2014 में और 2023 में रैंकिंग हमारी 38 हो गई है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए हमारे देश में, ठीक है। लेबर वर्सेस टेक बैलेंस की भी हमें बात करनी होगी कि भाई हमें लेवरेज करना होगा यूथ को कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर भी है हमारे पास में और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न ट्रांजिशन लेसन्स भी हमें देखने चाहिए, सीखने चाहिए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका हुआ ड्यू टू द प्री मैच्योर फॉसिल फ्यूल शटडाउन। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या किया, क्लाइमेट चेंज के कारण को ध्यान में रखते हुए अपने फॉसिल फ्यूल को प्री मैच्योरली ही शट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। तो हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ में जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अपने देश की प्रायोरिटीज़ का ख्याल रखते हुए हमें क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस करना है और हमारे देश की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको भी ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से ही डिसीजंस लेने चाहिए। अब इसके लिए ना एक कर्व होता है जिसका मैं आपको नाम बताता हूँ, आप लोग इसको खुद से पढ़ना है एक बार। उसको हम कहते हैं क्रूजनेट कर्व, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया कि क्रूजनेट कर्व क्या होता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है ये आपको बताएगा कि कैसे एक बैलेंस हो सकता है इन्वायरमेंट के बीच में और इकोनॉमी के बीच में। अब वो कर्व कैसे बनता है, उसके क्या डिटेल्स हैं, वो आप खुद से पढ़ना। ये इस मंथ की योजना की मैगजीन में नहीं है, इट इज़ अ वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है, हमें फेज्ड ट्रांजिशन करना है, यानी कि चरण बाई चरण, चरणबद्ध तरीके से हम ट्रांजिशन करेंगे। हमारा ट्रांजिशन एब्रप्ट नहीं होगा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पे भी हम फोकस करेंगे और फॉसिल फ्यूल का बैकअप भी रखेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें, एडेप्शन स्पेंडिंग रोज टू 5.6% ऑफ जीडीपी। अब बजट इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी में, अमेंडमेंट्स होने चाहिए फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और गोल हमारा क्या है 100 गीगावाट न्यूक्लियर बाई 2047। ये जो डेटा है आप याद रख सकते हो, कुछ कुछ डेटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको अलग से चाहो तो कॉपी में नोट करते चलो कि ये वो डेटा है जो आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। फिर डिमांड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार ये बोला भी है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसको हम लाइफ कहते हैं, इसको भी आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो कि भाई आप अपने लाइफ स्टाइल को बदल के भी क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हो, है ना। जिसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे घर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग कोड्स होते हैं तो उसको हम कह सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कोड्स हों। जैसे कि जो पुराने घर होते थे अगर हम उनको देखेंगे तो वो कैसे होते थे, बिल्डिंग्स जिनमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती थी, ठीक है, इवन विदाउट यूजिंग वॉट एसीज़, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा सकता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्राईपार्टाइट कॉम्पैक्ट की, तो गवर्नमेंट, प्राइवेट और एकेडमिया, इनके बीच में ये होगा। अब इसको ये इंस्पायर्ड है जापान के वर्ल्ड वॉर 2 के मॉडल से, ठीक है। फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैपिटल और लेबर के बीच में फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है, आप स्किल करने में हो सकता है वर्क फोर्स को, इंक्लूसिव ऑटोमेशन में हो सकता है, लोकल सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन कर सकता है। सरकार क्या कर सकती है, सरकार स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाती है। तो इसमें भी देखो वही है, इंसेंटिवाइज करे वो लेबर को और टेक ड्राइवन इंडस्ट्रीज़ को, एक्सपेंड करे स्किल इंडिया को, ठीक है, और वोकेशनल ट्रेनिंग, सपोर्ट करे एमएसएमईज़ को विद क्रेडिट एंड टेक्नोलॉजी। हमने देखा ये कि सरकार एमएसएमईज़ को क्रेडिट देने के लिए कौन सी स्कीम लेके आई है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, PMMY। तो ये जो स्कीम है इसके तहत जो कई एमएसएमईज़ जो हैं उन्हें बेनिफिट हुआ है। अकेडमिया रोल क्या हो सकता है, अलाइन करें करिकुलम को विद इंडस्ट्री नीड्स, फोकस किया जाए किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर, साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स के ऊपर,
ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हब्स को। ठीक है, तो अब हम जो कंक्लूजन है वो क्या कह सकते हैं कि इंडिया को रिफॉर्म ड्राइवन इंटरनली लेड ग्रोथ को इम्ब्रेस करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए ग्रोथ पैराडाइम को टू मैच अ चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। ठीक है, अब हम अपने आर्टिकल नंबर 2 पे आते हैं जो मेक इन इंडिया के बारे में है। इसमें भी यही बात होगी कि किस तरीके से हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें और बढ़ें। तो इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को। पर्पस क्या था? इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना, इनोवेशन को फोस्टर करना, बिल्ड करना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन एंड इनोवेशन। हमने पढ़ा था पहले भी कि किस तरीके से सरकार नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लेके आई है और उस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत सरकार के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बात होगी वो यही होगी कि हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, इनोवेशन को फोस्टर करना है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, और किन किन चीज़ों में हम काम करेंगे? एनर्जी के सेक्टर में हम काम करेंगे, सेमीकंडक्टर की फील्ड में हम काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में हम काम करेंगे। इसीलिए हम क्या बना रहे थे? एआई कोष बना रहे थे और उस एआई कोष में एक सैंड बॉक्स रख रहे थे और उस सैंड बॉक्स पे कोई क्या कर सकता है? ऐप बनाने का ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया में 27 की सेक्टर्स हैं जिसमें से 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं और 12 सर्विस सेक्टर्स हैं। इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा अक्रॉस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब 15 फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या हो सकता है, हम एक बार हल्की सी सरसरी निगाह इस पर घुमा लेते हैं। जैसे कि एरोस्पेस हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, है ना, फूड प्रोसेसिंग, जेम्स, ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी, शिपिंग, रेलवे एक्सेट्रा। 12 जो सर्विस सेक्टर है उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? एक तो टूरिज्म, तो टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। उसके साथ में ही जो आईटी है हमारी, ITES, IT इनेबल्ड सर्विसेज वो हो सकती हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल सर्विसेज हो सकती हैं, लीगल सर्विसेज हो सकती हैं, फाइनेंशियल एंड एजुकेशन सर्विसेज भी हो सकती हैं। ठीक है, की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए? एक तो आत्मनिर्भर भारत पैकेजेस हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इनके ऊपर PYQ में क्वेश्चन भी आया हुआ है मेंस में अलग से। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक हो सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है ये हो सकता है। अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उसका टारगेट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग को हमारे देश में बढ़ाना, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसमें 14 सेक्टर्स पे फोकस किया गया है। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? बूस्ट होगा प्रोडक्शन में, स्किल डेवलपमेंट भी होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आप एक के बाद एक लगा सकते हो कि भाई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से हमारे देश में होगा क्या? प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब जब हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके लिए, उस बढ़े हुए प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या होगा? जॉब्स बढ़ेंगी। जॉब्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उसके साथ में सरप्लस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सरप्लस भी होगा, सरप्लस होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? रूपी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस टाइम पे ज़्यादा लेबर की डिमांड होगी। ठीक है, और लेबर की जब डिमांड होगी तो लेबर उस काम के लिए क्या करेगी? स्किल सीखेगी, तो उसके कारण स्किल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने पॉइंट्स हैं इनको आप लॉजिकली निकाल सकते हो, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अदर सपोर्टिव जो रिफॉर्म सरकार लेके आई है वो भी हम देख सकते हैं। एक तो GST इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। अब GST इम्प्लीमेंटेशन से फ़ायदा क्या होता है? जो प्रोडक्ट्स होते हैं कस्टमर के लिए वो सस्ते हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म कर देता है, घटा देता है किसको? कैस्केडिंग को। ठीक है, तो कैस्केडिंग जब घट जाएगी तो आम जनता के लिए जो प्रोडक्ट होगा वो सस्ता हो जाएगा। कॉरपोरेट टैक्स को भी रिड्यूस किया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में तो हमने देखा ही है कि कितना ज़्यादा बदलाव आया है। FDI की पॉलिसी में सरकार रिफॉर्म्स लेके आई है। हमने इवन ये भी देखा है कि जो कौन सा सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें भी सरकार ने 100% FDI अलाउ कर दिया है, जिससे हमारे देश में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, कंप्लाइंस बर्डन को रिड्यूस किया गया है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर की बात है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे होगा? सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज़ हैं, फॉर्मुलेट करेंगी सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ को और स्कीम्स को। स्टेट्स
रन इंडिपेंडेंट स्कीम्स टू अट्रैक्ट द डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कंक्लूजन क्या, मेक इन इंडिया कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी है जो फोकस करती है किस पे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप पे और सर्विस सेक्टर की स्ट्रेंथ पे। और पीएलआई के द्वारा उसको सपोर्ट मिलता है, पॉलिसी रिफॉर्म से सपोर्ट मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से भी सपोर्ट मिलता है। अब इसमें हम किन का जिक्र कर सकते हैं, जो ऊपर आए थे आपके, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये दोनों टॉपिक जो हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए। एक बार पीवाईक्यू आया हुआ है, दोबारा से आ सकता है, नहीं भी आता है तो आपके यदि पॉइंट्स प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे आंसर में भी इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल की, जिसका नाम है फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे फिस्कल फेडरलिज्म की बात होगी, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि किस तरीके से, फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय और फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। तो फिस्कल फेडरलिज्म क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में जो वित्त है, जो पैसा है, उसका वितरण, वो होता है फिस्कल फेडरलिज्म। अब जब हम फिस्कल फेडरलिज्म की बात करते हैं तब सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए फाइनेंस कमीशन, क्योंकि हमें पता है कि फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग ही हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस करता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। और इसका आर्टिकल आना चाहिए जो है आर्टिकल नंबर 280। अब ये कैसे करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो क्या होता है 41% जो पैसा है वो राज्यों को मिलता है, स्टेट्स को मिलता है, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो किसको मिलता है, सेंटर को मिलता है। ठीक है, एक तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये 41% जो पैसा स्टेट्स को मिलेगा, ये भी हर राज्य को बराबर नहीं मिलेगा, किसी राज्य को ज़्यादा, किसी राज्य को कम मिलेगा, बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। अब जो विद इन दी स्टेट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया हमको ये होना चाहिए। फिर क्या होता है, सेंटर के द्वारा राज्यों को कई बार ग्रांट्स भी दी जाती हैं। ठीक है, तो ये वो पैसा है जो देना ही देना है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूल ऑफ टैक्स। उसमें से पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक होता है आर्टिकल 275, उसके तहत क्या दी जाती है, सेंटर के द्वारा स्टेट को ग्रांट दी जाती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू स्टेट। तो इतने आर्टिकल्स आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए कि आर्टिकल 275 क्या है, आर्टिकल 280 क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तब हम बात करते हैं इस आर्टिकल की और इसकी जो डिटेल्स हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, तो थीम एंड विज़न की अगर हम बात करें तो थीम है रोड मैप फॉर विकसित भारत है 2047। फोकस क्या है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, सबका विकास, सेंटर स्टेट पार्टनरशिप। तो फोकस हमने देख लिया। फिर हम बात करते हैं फिस्कल फेडरलिज्म एक की ड्राइवर हो सकता है इंडिया की ग्रोथ का। की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म, एक तो आर्टिकल 270 है, ये कहता है टैक्सेस लेवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। 275 ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन टू स्टेट, इसकी हमने बात करी थी अभी। 279A, इसके तहत हमने जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया है। आर्टिकल 280 जो है इसके तहत फाइनेंस कमीशन जो है उसका निर्माण होता है प्रत्येक 5 वर्षों में। और आर्टिकल 293 जो है ये स्टेट की शक्तियों को बताता है टू बोरो मनी, जैसे कि राज्य जो हैं वह किसी दूसरे देश से उधार नहीं ले सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज़ फिस्कल फेडरलिज्म, ये एक टर्म था जो रिचर्ड मुसग्रेव ने दिया था। अब आप ये जो फैक्ट है इसको एक बार को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि ना तो ये प्रीलिम्स में आएगा और ना ही ये मेंस के लिए कोई इतना एज सच इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये रेफर करता है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन फेडरल सिस्टम, ये हमने पढ़ लिया था। और इनेबल्ड वाया यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, टैक्स डिवोल्यूशन, ग्रांट्स इन एड, फिस्कल ट्रांसफर्स। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग फिस्कल फेडरलिज्म अ डिकेड ऑफ प्रोग्रेस। तो हम देखते हैं वो कैसे हुआ है। कंपोनेंट्स के हैं, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस हैं, ग्रांट्स हैं और लोन्स हैं। ठीक है, तो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस में ही हमने देखा जो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है 41%
स्टेट्स को मिलता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में एक कॉपरेशन हमको देखने को मिले। ग्रॉस ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट है, ठीक है, वो आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से बढ़ता चला गया है। 2013-14 में 5 लाख करोड़ रुपए दिए जाते थे राज्यों को, 24-25 में जो दिए जा रहे हैं वो 21 लाख करोड़ दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 साल में जो हमने पैसा देना है राज्यों को, उसको कितना कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। 2014 में यदि 5 लाख रुपए दिए जाते थे, 5 लाख करोड़ रुपए दिए जाते थे, तो 24 में 21 लाख करोड़ दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। और 25-26 में तो और भी ज़्यादा है, 25 लाख करोड़ जो है वो पैसा दिया जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पिलर मॉडल ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। तो पिलर्स जो इसके होते हैं, पहला तो होता है हायर डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। जैसे कि जो फाइनेंस कमीशन ने गाइड किया था 14 और 15, जो स्टेट्स का शेयर है सेंट्रल टैक्स में वो 41% हो चुका है, ठीक है। और जबकि जब हम बात करते हैं किस में 2026 में, तो उसमें जो स्टेट का जो शेयर है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, 14% इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2025। अब पिलर 2 होता है स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये शुरुआत हुई थी कब, 2021 से। अब इसमें क्या होता है कि केंद्र के द्वारा राज्यों को विशेष सहायता की जाती है यदि राज्य कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी निवेश का काम करते हैं, तो जैसे कि वो अर्बन प्लानिंग करते हैं, लैंड रिकॉर्ड को वो डिजिटाइज करते हैं, या फार्मर रजिस्ट्री उनके द्वारा की जाती है, या फिर ओल्ड व्हीकल्स को वो स्क्रैप करते हैं, तो ठीक है। तीसरा होता है हायर ग्रांटी नीड, ये होती है फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, तो उसके लिए सरकार के द्वारा कुछ ग्रांट दी जाती है राज्यों को। लेकिन ये स्कीम्स वो हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी हैं, जिनको बनाया है केंद्र सरकार ने, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं आयुष्मान भारत योजना का, वो क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। तो इसमें 60% जो पैसा होता है वो सेंटर का, और 40% जो पैसा है वो स्टेट का होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। की सेक्टोरल इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सरकार लेके आई, जिसका टारगेट है 1.7 करोड़ फार्मर्स इन 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स। आत्मनिर्भरता आएगी पल्सेस में, 6 ईयर मिशन फॉर तूर, उड़द, मसूल, ठीक है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पे भी सरकार काम कर रही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी और कोऑपरेटिव्स होंगी टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड प्राइजेस। मिशन है फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हमें बूस्ट करना है ग्रोथ को, उसके लिए सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स भी लेके आ रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है इसमें सारा का सारा पैसा किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो आप इनको पढ़ सकते हो एक बार। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सरकार उड़ान 2.0 लेके आई है। जो उड़ान 1.0 थी, अगर आपको वो याद हो, उसकी फुल फॉर्म थी उड़े देश का आम नागरिक, और उसके तहत बहुत सस्ते में क्या किया गया था, आम लोगों को किसकी यात्रा करवाई गई थी, हवाई जहाज़ की यात्रा करवाई गई थी, ठीक है। तो सरकार ने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति, हवाई चप्पल, ठीक है, इन हवाई जहाज कि कोई व्यक्ति जो है, जो एरोप्लेन में बैठे, वो हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति भी बैठ सके। तो हम बहुत अफोर्डेबल क्या चलाएंगे, फ्लाइट्स को अवेलेबल करवाएंगे लोगों के लिए, ठीक है। वो थी उड़े देश का आम नागरिक। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, अगर आपने देखी हो तो, अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट। उसमें जो वो व्यक्ति थे जिनका ये आइडिया था, उन्हीं के जीवन पे ये फिल्म बनी है। मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग फिल्म है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। नहीं, एयरलिफ्ट नहीं थी, सरफिरा थी, सॉरी, सरफिरा। एयरलिफ्ट तो दूसरी फिल्म थी, वो तो किस तरीके से हमारे देश के लोगों को बाहर से रेस्क्यू करके लाया गया था उसके ऊपर थी। जो उड़े देश का आम नागरिक जो हैं, जो इसका आइडिया लेके आए थे, उनके ऊपर जो बायोग्राफी है उसका नाम है सरफिरा। आप ये देख सकते हो एक बार, काफ़ी इंस्पायरिंग फिल्म है। फिल्म तो एयरलिफ्ट भी इंस्पायरिंग है, लेकिन उड़े देश के आम नागरिक से संबंधित फिल्म ये वाली है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं मैरीटाइम विज़न जो है सरकार का, उसके लिए सरकार मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड लेके आई है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के अलावा शिप बिल्डिंग पॉलिसी को सरकार ने रिवैम्प किया है। कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम की भी बात चल रही है। और हमें ये भी पता है कि भाई मैरीटाइम विज़न में सरकार ने एक काम और भी किया है, जिसको हम कहते हैं मैत्री ऐप, मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस।
और उसके साथ में भारत ट्रेड नेट, ठीक है। तो ये 2 काम भी थे और उसके साथ में मैत्री डेवलपमेंट फंड भी सरकार ने बनाया है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सरकार रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम चला रही है। जल जीवन मिशन जो है वो सरकार चला रही है, ठीक है। अब अर्बन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अर्बन लाइवलीहुड स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है, जो सपोर्ट करती है इनकम जनरेशन को, बेटर लाइफ फॉर वर्कर्स। पीएम स्वनिधि 2.0 सरकार लेके आ रही है। अभी अगर हम स्वनिधि की बात करें तो ये क्या था, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो नोट कर लो, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर कौन होता है, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, ठेले वाला, ठीक है। तो ये जो ठेले पे वाले होते हैं, जो ठेले पे क्या बेचते हैं, चाट पकौड़ियाँ बेचते हैं, गोलगप्पे टिक्की बेचते हैं, छोले कुलचे का ठेला लगाते हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार ने क्या किया था, कदम उठाया था कि उनको किस तरीके से लोन दिया जा सकता है कि वो क्या खरीद सकें, अपना ठेला खरीद सकें, ठीक है। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने निधि निकाली थी। निधि का क्या मतलब होता है, पैसा, मनी, ठीक है। तो उसको सरकार और क्या करने जा रही है, और ज़्यादा बड़े स्केल पर लेके जाना चाह रही है। इसलिए सरकार यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स देगी, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेगी फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। हमें पता है कि एक स्कीम मतलब कि एक मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं ईट राइट मूवमेंट, अगर आपने सुना हो तो। इस ईट राइट मूवमेंट के तहत क्या होगा, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अवेयर किया जाएगा फॉर हैविंग हाइजीन, ठीक है। तो वो सब भी किया जा सकता है किसके जरिए, मतलब उसको भी हम एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग से स्ट्रीट वेंडर्स की, ठीक है। अर्बन चैलेंज फंड भी सरकार ने बनाया है, 1 लाख करोड़ का फंड है टू सपोर्ट वाटर सैनिटेशन सिटी रीडेवलपमेंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नई चीज़ है जो आई है बजट में, अर्बन चैलेंज फंड, तो ये आपको याद होनी चाहिए। गिग वर्कर की सोशल सिक्योरिटी पे भी सरकार फोकस करने वाली है। 1 करोड़ वर्कर्स ऑन ई श्रम टू गेट प्रधानमंत्री जन आरोग्य हेल्थ कवरेज। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमें पता है कि आज के टाइम में गिग वर्कर्स जो हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है। तो गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करते हैं, हम कह सकते हैं, यानी कि इनका जो काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जब तक उसमें काम था कंप्लीट किया फिर खाली हो गए। तो इनको सोशल सिक्योरिटी ऐसा नहीं मिलती है, तो इसी वजह से सरकार इनकी सोशल सिक्योरिटी पे भी काम करना चाहती है और इनको ई श्रम पोर्टल से जोड़ेगी ताकि इनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ कवरेज मिल सके, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये एक बड़ा टर्म है किसके लिए, आयुष्मान भारत के लिए, ठीक है। फिर एजुकेशन के लिए सरकार अटल टिंकरिंग लैब्स बना रही है। 50,000 लैब्स सरकारी स्कूलों में बनाई जाएगी फॉर ओवर 5 ईयर्स। तो इसमें क्या होगा, जो बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे, उनको इनोवेशन करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे वो प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे, दे वुड बी एबल टू डू दी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। भारत नेट जो है ये ब्रॉडबैंड है इन ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन 500 करोड़ होंगे फॉर टेक ड्राइवन लर्निंग, ठीक है। 4th पिलर की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथन किया जाएगा स्टेट फाइनेंसेस को थ्रू इनहेंस्ड बोरोइंग। तो इसमें क्या है कि सरकार जो है उनको छूट देगी कि वो और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं, यानी कि उधार ले सकते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा 0.5% GSDP बोरोइंग लिमिट फॉर स्टेट्स, 2 लाख करोड़ की। लिंक्ड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, वो भी सरकार करेगी। अब एम क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की उसको बेहतर किया जाए, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक विज़न होना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये होता है इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन का रवैया हो और बाकी के जो राज्य हैं स्टेट 1 का स्टेट 2 के साथ में क्या हो, कोऑपरेशन का रवैया हो, उनके बीच में क्या ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। कंपटीशन हो सकता है लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात है। अब यूनियन बजट 2025-26 का अफर्म करता है सेंटर्स का कमिटमेंट टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंपावरिंग स्टेट एज इक्वल पार्टनर्स, बिल्डिंग अ सेल्फ रेजिलिएंट इंडिया। तो इस तरीके से 2 आर्टिकल्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आर्टिकल जो है वो चार्ट करता है इंडिया के नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंटियर को, जैसे कि शिफ्ट फ्रॉम मतलब चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नैरेटिव, शिफ्ट करना है हमें फ्रॉम कैचअप मोड टू ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग, ठीक है।
बजट जो है हमारा वो क्या होना, मतलब हमारे बजट का टारगेट क्या होना चाहिए, 2047 तक हमको $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। तो ये जो है ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, ठीक है। फोकस क्या होना चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड शिप बिल्डिंग। अब लीगेसी क्या है हमारी 2014 से 24 तक की 10 साल की अगर हम देखें तो नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा हमें जंप देखने को मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो रूरल सड़कें हैं वो बहुत बड़े स्तर पर बनी हैं, ठीक है। पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कार्गो हैंडलिंग भी डबल हो गई है। अर्बन हाउसिंग की अगर हम बात करें तो 1.18 लाख लोगों को घर मिल गए हैं। मेट्रो रेल में भी हमें बहुत तेज़ी देखने को मिली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हमको बूम देखने को मिला है। अब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर रेनेसा, रिफॉर्म्स दैट रीशेप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ये कह सकते हैं कि ये जो 10 साल रहे हैं ये क्या हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में रेनेसा की तरह रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। और ये क्यों हो पाए हैं, क्योंकि बड़े बड़े सुधार लाए गए हैं। जैसे कि जीएसटी हम लेके आए, तो जीएसटी जो सरकार लेके आए उससे टैक्स सिंप्लीफिकेशन हुआ, ठीक है। लॉजिस्टिक कॉस्ट घट गई और रियल इस्टेट के फॉर्मलाइजेशन को भी सपोर्ट मिला। सरकार रेरा लेके आई थी, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, उससे ट्रांसपेरेंसी आई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। और जो बाकी के सपोर्टिव पॉलिसीज़ थी वो थी जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड पीएम गति शक्ति। 2025-26 में जो की इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशंस हुए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है अर्बन चैलेंज फंड जो 1 लाख करोड़ का बना है टू फंड 25% ऑफ बैंकेबल स्मार्ट सिटी एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट। मेट्रो का एक्सपेंशन भी हुआ है, 23 नए शहरों में जो मेट्रो है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना अर्बन जो है उसमें 80 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख अफोर्डेबल होम्स जो हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो शिप बिल्डिंग का जो बजट है वो भी एक गेम चेंजर की तरह आया है। 95% ऑफ इंडियाज़ ट्रेड बाई वॉल्यूम इज़ मैरी टाइम, ठीक है। इंडिया के जो शिपिंग चैलेंजेस हैं वो अगर हम देखें तो वो क्या हैं वो आप एक बार पढ़ सकते हो। फॉरेक्स आउटफ्लो जो है वो भी आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। बजट रिफॉर्म्स क्या हैं शिप बिल्डिंग के लिए, शिप बिल्डिंग को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया है, ठीक है। और हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में उसका इंक्लूजन हो गया। अब देखो हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट होती क्या है, हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें इस बात की सूची होती है, इन्फॉर्मेशन होती है कि किस किस चीज़ को हम क्या मानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में मानते हैं। तो पहले शिप बिल्डिंग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में नहीं था, अब रिसेंटली नया ही शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में ऐड किया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो गोल क्या है, अभी टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस में आना है 2030 तक। हमारी करंट रैंकिंग 22nd है, तो ये भी आप एक बार को पॉइंट देख सकते हो कि हमारा क्या लक्ष्य है शिप बिल्डिंग में, और इसको याद कर लो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो कस्टम ड्यूटी में एग्जम्पशंस हम दे देंगे, ठीक है। ऑन शिप कंपोनेंट्स हमने कल भी देखा था, जो हमारी मतलब पिछली क्लास थी योजना की ही, उसमें हमने जब बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात करी थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया है। जैसे कि जो स्क्रैप होता है किसका, कोबाल्ट का, कॉपर का, लिथियम का एंड एंटीमनी का, तो इन 4 के ऊपर सरकार ने क्या कर दिया था, बेसिक कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया था। इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी हमको एग्जम्पशंस हमको किस पे, शिप कंपोनेंट्स पे भी देखने को मिलेंगे। शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट्स होंगे, जॉब्स भी क्रिएट होंगी इससे, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के लिए सरकार कुछ बिल लेके आई है, ऐसे बिल ऑफ लेडिंग है, ठीक है। ये क्या करेगा, मॉडर्नाइज कर देगा शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन को। तो ये एक बार आप हल्का सा बिल्स को देख सकते हो। स्ट्रेटेजिक विजन की अगर हम बात करें तो मैरीटाइम पॉलिसी इज़ अ स्ट्रेटेजिक पाइवट, नॉट जस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म। यह सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं है, ये सामरिक स्तर पे भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हो सकता है कि 2025-26 का जो बजट है एक बोल्ड स्टेप इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैरीटाइम इकोसिस्टम। हमारा फोकस जॉब क्रिएशन भी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी और सेल्फ रिलायंस भी है, ठीक है। शिप बिल्डिंग रिफॉर्म्स मार्क अ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट टुवर्ड्स विकसित भारत एट 2047, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और 4th आर्टिकल पे हम आते हैं जिसमें बात हो रही है किसकी, रैक्स रिफॉर्म्स की। तो हमें एक तो टैक्स के इवॉल्विंग सिस्टम को देखना होगा। शिफ्ट हुए हैं हम एक कॉम्प्लेक्स इन्फोर्समेंट से हैवी टू ट्रांसपेरेंट प्रिडिक्टेबल यूज़र फ्रेंडली टैक्स सिस्टम की ओर। बजट एम्स टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस
इनकरेज वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। फोकस क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर्स, उनके बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होगी, जब क्या कहते हैं सरकार को ये लगे कि भाई मैक्सिमम लोग जो एलिजिबल हैं टू पे द टैक्स दे आर पेइंग द टैक्स, और टैक्स पेयर्स को ये लगे कि हमारा जो पैसा है इट वुड बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना। तो इसी तरीके से ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। इसके लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे कि अगर आपको मालूम हो तो फेसलेस असेसमेंट सरकार लेके आई थी, ठीक है, क्योंकि हमें कई बार देखने को मिलता है कि टैक्स के को लेके कई बार हैरासमेंट भी किया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा, ठीक है। तो रिलीफ फॉर मिडिल लोअर टैक्स मोर डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो सरकार ने करा क्या है, 12 लाख तक की जो एनुअल इनकम है उस पर इनकम टैक्स को जीरो कर दिया है। तो टैक्स एग्जम्पशन जो मिला है उससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। स्लैब स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि वो समझना आसान हो और कंप्लाई करना भी आसान हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रिफॉर्म है, रिलीफ फॉर ओइंग 2 हाउसेज विदाउट टैक्स पेनल्टी ड्यू टू नॉन ऑक्यूपेंसी, ठीक है, सिंपल है। मेकिंग टैक्स कंप्लाइंस ईजियर, अपडेटेड ITR डेडलाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम 24 मंथ्स टू 48 मंथ्स। इट अलाउज करेक्शन ऑफ फाइलिंग एरर्स विदाउट हार्श पेनल्टीज, ठीक है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर NRIs स्पेसिफिकली फॉर सर्विसेज टाइड टू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अब देख सकते हो TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इनको भी रैशनलाइज कर दिया गया है। TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स डिले को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मतलब उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है कि भाई ऐसा नहीं होता कि अगर किसी ने अपना TCS भरने में डिले हो गया है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस ही हो। देयर आर ऑपरेशनल इश्यूज़ जिनकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि ड्यू टू द ऑपरेशनल इश्यूज टू अ पर्सन माइट गेट डिलेड इन TCS, ठीक है। एनकरेज करेंगे इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। ये बहुत जनरल पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर टैक्स टू GDP बायोन्सी मैट्रिक्स भी आप एक बार नज़र घुमा सकते हो, ठीक है। हम मेन कॉन्सेप्ट्स को समझते चलते हैं और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप एक बार खुद से लर्न करने की कोशिश करना। अब हम स्मार्टर एंड फेयर टैक्स सिस्टम की अगर बात करें तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स, ठीक है। ट्रांसफ़र प्राइजिंग, मल्टी ईयर ALP फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड। अगर हम बात करें डिजिटाइजेशन की और AI की टैक्स की तो AI ड्राइवन असेसमेंट्स होंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, फास्टर रिफंड होगा, रिड्यूस्ड एरर्स होंगे। इसकी बात हमने पहले भी करी थी। तो कंक्लूजन क्या है कि 2025-26 का जो बजट है वो एक बैलेंस्ड ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। बैलेंस्ड ग्रोथ ओरिएंटेड टैक्स पॉलिसी को फोकस है बर्डन को कम करना, रूल्स को सरल करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करना, अलाइंस विद इंडियाज़ लॉन्ग टर्म विजन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक प्रूडेंट अप्रोच आपने अपनाया है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, इसकी फुल फॉर्म है, ये आप मीन्स में लिख सकते हो कि प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिव, यूज़र फ्रेंडली, डिजिटली इनेबल्ड इन्वायरमेंट दैट इज़ इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट, कि ये वो चीज़ें हैं जो हमने अपनाई हैं किसमें, अपने टैक्स रिफॉर्म्स में, ठीक है। फिर बात आती है बैलेंस करने की प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब आपको ना 2 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का, एक होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो आप लोग मुझे बताओ कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है कि रिग्रेसिव टैक्सेशन है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की श्रेणी में आएगा। और जब हम बात करते हैं GST की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इज इट अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सोच लिया, GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो GST जो है ये प्रोग्रेसिव टैक्स में आएगा कि रिग्रेसिव टैक्स में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो GST है ये एज सच एक रिग्रेसिव टैक्सेशन में आएगा, लेकिन उसकी रिग्रेसिवनेस को दूर करने के लिए सरकार ने क्या सिस्टम कर रखा है, स्लैब्स होते हैं, GST स्लैब्स, जिसमें जो आइटम्स लग्जरी आइटम्स होते हैं उन पे टैक्स ज़्यादा लगता है, जो बेसिक नेसेसिटी के गुड्स होते हैं उन पे टैक्स कम लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं वह टैक्स जो रिग्रेसिव है उसको भी। अब बात आती है डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं कि जिसकी इनकम ज़्यादा उस पर टैक्स ज़्यादा, जिसकी इनकम कम उस पर टैक्स कम। तो ये एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है। लेकिन जब हम रिग्रेसिव टैक्स की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो वो रिग्रेसिव इस वजह से है कि एक पैकेट है बिस्किट का,
उसको मार्केट से अगर मुकेश अंबानी खरीदेगा तो भी वो कितने का ही मिलेगा, ₹10 का। और उसको मान लेते हैं कि एक किसान खरीदेगा, गरीब किसान खरीदेगा, तो भी वो कितने का मिलेगा, तो भी वो ₹10 का ही मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अमीर और गरीब का भेद नहीं है। तो इस पर भी तो टैक्स लग रहा हो सकता है कि इसकी जो प्राइस है वो ₹7 हो और इस पर ₹3 का टैक्स लगा हुआ हो, तो दोनों सेम टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है वो रिग्रेसिव है। ठीक है, तो अब हम इवोल्यूशन ऑफ टैक्सेशन की अगर इंडिया में बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, हायर इनकम हायर टैक्स, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं, सेम रेट फॉर ऑल। यही मैंने आपको अभी समझाया था। जीएसटी एक मेजर इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था थ्रू द सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन। ठीक है, सरल है। 2025 जो है सेट टू बी लैंडमार्क फॉर डायरेक्ट टैक्सेस आफ्टर 1961। अब मेजर जो हाइलाइट्स हैं बजट की 2025-26 की वो क्या हैं, न्यू इनकम टैक्स रिजीम को रिस्ट्रक्चर किया गया है, 12 लाख तक कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, 1 करोड़ मोर इंडिविजुअल जो हैं वो टैक्स नेट के बाहर आ जाएंगे, एड्स टू 5 करोड़ ऑलरेडी एग्जाम्ड, 5 करोड़ लोग तो पहले से टैक्स नहीं पे कर रहे थे, अब 1 करोड़ लोग और आ गए, रेवेन्यू चला गया कितने का, 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू गया है। लेकिन सरकार का कहना क्या है कि देखो भाई हमने भले ही रेवेन्यू छोड़ा हो, लेकिन इससे क्या होगा, जिन लोगों से हम टैक्स नहीं ले रहे हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, और कंजम्पशन नहीं करते हैं तो उनकी सेविंग होगी। और हमें पता है सेविंग लीड्स टू इन्वेस्टमेंट। अगर बैंक में पैसा है वो ज़्यादा है, लोगों ने सेव किया, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, अब बैंक में पैसा ज़्यादा होगा तो बैंक क्या करेगा, ज़्यादा लोन देगा इंडस्ट्रीज़ को। और इंडस्ट्री किस लिए लोन लेती है, फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो डेट क्लियरेंस भी हो जाएगी। तो ये हमें बेनिफिट्स कुछ देखने को मिलेंगे। इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन एंड इकोनॉमी, एक तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक एस्टिमेटेड कंजम्पशन जो है उसमें बूस्ट हुआ है, एक फिस्कल मल्टीप्लायर हमको देखने को मिलेगा। आरबीआई ने रेपो रेट भी कट किया है टू एम्पलीफाई द वर्चुअस साइकिल। अब देखो दो तरीके की साइकिल होती हैं, एक होती है विशेष साइकिल, एक होती है वर्चुअस साइकिल। तो जो विशेष साइकिल होती है उसको हम कहते हैं दुष्चक्र। ठीक है, और वर्चुअस साइकिल को क्या कह सकते हैं, सुचक्र, अच्छा चक्र है ये। ठीक है, तो अगर आरबीआई रेपो रेट को कट करती है जिसकी वजह से मार्केट में पैसा बढ़ता है, तो मार्केट में जब पैसा बढ़ेगा इसके साथ में इंडस्ट्रीज़ भी वो उधार लेंगी, तो इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो उससे क्या होगा, जॉब्स बढ़ेंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो एक साइकिल बन जाती है, उसको हम कहते हैं गुड साइकिल, यानी कि वर्चुअस सर्किल। ठीक है, अब लाइकली स्पेंडिंग एरियाज क्या, गुड्स, कार्स, टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइट गुड्स, न्यूट्रिशियस फूड, सर्विसेज क्या, ईटिंग आउट, टूरिज्म, इंटरटेनमेंट। हाई इनकम इलास्टिसिटी हो जाती है पीएफएससी सेगमेंट की, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल केयर, ज्वेलरी, क्लोथिंग। अब बूस्ट होगा इनडायरेक्ट टैक्स के रेवेन्यू में, जीएसटी इम्पैक्ट होगा ऑन हायर कंजम्पशन। अब देखो हमने क्या कहा, सरकार का कहना यह है कि हमने भले ही 1 करोड़ लोग जो हैं वो डायरेक्ट टैक्स से आउटसाइड आ गए हो, बाहर आ गए हो, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, 1 करोड़ पीपल एक्स्ट्रा कंजम्पशन। तो अब जब ये एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते हैं तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उस पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो क्या होगा, हमें भले ही डायरेक्टली पैसा ना मिले लेकिन जीएसटी के माध्यम से हमको वो पैसा रिकवर हो जाएगा, तो कोई खास अंतर नहीं आने वाला। और इससे बेनिफिट क्या होगा, देश की जो इकोनॉमी होगी वो बूस्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा खर्चा है, और अगर खर्चा नहीं करते हैं, सेविंग करते हैं, तो उससे भी इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि बैंकों के पास पैसा होगा तो बैंक किसी और को उधार देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सिचुएशन होगी इसको हम क्या कहेंगे, विन विन सिचुएशन। ठीक है, एक सिचुएशन वो भी होती है जीरो सम गेम, इसको हम क्या कहते हैं, विन लूज सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इससे बूस्ट जो होगा इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू को, जीएसटी
इम्पैक्ट ऑन हायर कंजम्पशन, एडिशनल जीएसटी कलेक्शन, नेट गेन्स टू स्टेट्स। ठीक है, अब आता है न्यू इनकम टैक्स बिल। अब 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट था उसको रिप्लेस करके ये बिल आएगा। अब इससे होगा क्या, सिंप्लीफिकेशन, हाफ द चैप्टर्स एंड वर्ड्स, टैक्स सर्टेनिटी, रिड्यूस्ड लिटिगेशन, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फिलॉसफी रूटेड इन न्याय लाइक द भारतीय न्याय संहिता, प्रोग्रेसिव रेजीम एम्ड एट फेयर एंड इन्फोर्सेबल टैक्स लॉ। इसको समझ लेते हैं कि इसमें होना क्या है। देखो, इनकम टैक्स बिल है तो आपको ये पता है कि भाई जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था, हमारे देश में जो कानून होते हैं उनमें कई बार वेग लैंग्वेज होती है। वेग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, ऐसी भाषा जो समझ में नहीं आती। एक होता है कि लैंग्वेज जो होता है उसमें एम्बिग्विटी होती है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है अनेकार्थता, यानी कि अनेक अर्थ, यानी कि एक से ज़्यादा अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी कानून में एम्बिग्विटी है, उसके प्रोविजंस में एम्बिग्विटी है, तो उससे क्या होगा, कोई उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से करेगा, दूसरा अलग तरीके से करेगा, और एक डिस्प्यूट की सिचुएशन पैदा होगी। उसके अलावा इतना पुराना कानून है तो हमें ये भी पता है कि एक जो चीज़ होती है उसकी एक लाइफ होती है। तो यानी कि ये जो कानून है आज के टाइम में क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। सम प्रोविजंस, ऑब्सोल्यूट मतलब वो क्या हो चुके हैं, रिडंडेंट हो चुके हैं, आज के अनुसार उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हम क्या कह सकते हैं, रिडंडेंट, या हिंदी में बोले तो निरर्थक। ठीक है, तो ये जो हैं इसीलिए नया बिल लाया गया ताकि क्या किया जा सके, जो वेग प्रोविजंस थे पुराने में उनको हटाया जा सके, जो वेग लॉस थे, एम्बिग्विटी को दूर किया जा सके, सिंपल बनाया जा सके, भाषा को शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाया जा सके, और जो एब्सोल्यूट रिडंडेंट प्रोविजंस हैं उनको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, यही चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। अब बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू लॉ। पास्ट अटैम्प्ट 2010 में भी हुआ, 2013 में हुआ, डायरेक्ट टैक्स कोड नॉट इम्प्लीमेंटेड। एनडीए गवर्नमेंट 2017 में टास्क फोर्स बनाती है, 2019 में रिकमेंडेशन सबमिट होती हैं, 2024 में फर्दर कंसल्टेशन होता है और फाइनलाइजेशन होता है न्यू बिल का। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के कॉन्ट्रीब्यूशन और कंटेक्स्ट क्या है, टैक्स रेवेन्यू आप देख सकते हो कि भाई डायरेक्ट टैक्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 34.5, मतलब जो टैक्स रेवेन्यू था टोटल वो 34.5 लाख करोड़ था, जिसमें डायरेक्ट टैक्स 19.6 लाख करोड़ है, जिसमें 56% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, और नॉन कॉर्पोरेट इंडिविजुअल टैक्स जो है वो भी बढ़ा है। ठीक है, अब रिफॉर्म्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, कस्टम ड्यूटी रिफॉर्म्स हो सकते हैं, टैरिफ रेट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सेस को रैशनलाइज किया जा सकता है। ठीक है, ट्रेड फैसिलिटेशन मीजर्स हो सकते हैं, टाइम लिमिट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट जैसे 2 years, एक्सटेंडेबल बाई 1 year, ब्रिंग सर्टेनिटी, वॉलेंट्री कंप्लाइंस हो सकते हैं, इनपुट यूसेज फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। तो जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स टारगेट डिमांड साइड पुश वाया कंजम्पशन, कस्टम ड्यूटी रिफॉर्म्स यानी कि सप्लाई, यानी कि क्या हुआ है, सपोर्ट किया गया सप्लाई साइड ग्रोथ को फॉर मैन्युफैक्चरिंग, टुगेदर दे एम टू बूस्ट बोथ जीडीपी एंड जीवीए। सिंपल है। ठीक है, अब इसमें 2014 से लेकर 2025 तक में जितने भी रिफॉर्म्स हुए टैक्स से संबंधित उनकी बात हुई। ऐसे 2014 में एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, किसके लिए, ब्लैक मनी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 2015 में क्या एबोल्यूशन हो गया था ऑफ लेवाई ऑफ वेल्थ टैक्स एंड अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट, और एक चीज़ आई थी प्लेसेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब ये प्लेसेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, ये आपको एक बार रीड करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये एक चीज़ है जो जुड़ी हुई है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से। ठीक है, तो ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है उसके कारण ये समस्या पैदा होती है कई बार, और इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म भी होता है, इसको कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये भी आप पढ़ो। ठीक है, जो 2016 में आ भी गया है। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलाइजेशन लेवी, इक्विलाइजेशन लेवी का ही दूसरा नाम होता है गूगल टैक्स। ये भी आपको खुद से पढ़ना है क्योंकि ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं चल रही है जिसमें मैं ये कॉन्सेप्ट्स आपको सारे बताऊँ। ठीक है, अब 2017 में इंट्रोडक्शन होता है ऑफ लेवाई ऑफ फीस ऑन टैक्स पेयर्स हु फाइल्ड आईटीआर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल ड्यू डेट। 2018 में री इंट्रोडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ्रॉम सैलरीड इंडिविजुअल्स, लॉन्च ऑफ ई प्रोसीडिंग्स टू कंडक्ट। इसी तरीके से 2019 में एक ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम आती है, पैन आधार को भी यूज़ किया जा सकता है, इसकी भी बात होती है।
2020 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात है। आप इनको सारों को पढ़ सकते हो एक बार कि किस में क्या क्या हुआ है, और जो इसमें से जो मेन टर्म्स हैं उनको उनकी डिटेल्स भी एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। 2025 का हम देख लेते हैं। नो इनकम टैक्स फॉर पीपल हैविंग एनुअल इनकम ऑफ ₹12 लाख, ठीक है, तो जिसमें 12.75 लाख फॉर सैलरीड पर्सन। स्कीम है फॉर डिटरमाइनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर 3 ईयर्स। अभी आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है, इसको भी आपको एक बार पढ़ना चाहिए। ये भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल 1, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट 2, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग 3 एंड इक्विलाइजेशन लेवी 4। ये चारों कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, ठीक है। फिर है एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ सेफ हार्बर एंड रूल्स टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड प्रोवाइड अनसर्टेनिटी इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, टनेज टैक्स स्कीम फॉर इनलैंड वेसल्स, ठीक है। इसके बाद में हम एक आर्टिकल और करते हैं ग्रीन बजटिंग का। उसके बाद में जो बची हुई योजना है मार्च महीने की, हम पार्ट 2 में करेंगे। तो ग्रीन बजटिंग की जब हम बात करते हैं तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो बजट है, मतलब कि जो खर्चा है, सरकार ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस करेगी। सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाएंगी उसमें इस बात पे भी फोकस होगा कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट्स हैं कुछ, उसमें है 36% रिडक्शन होना चाहिए कार्बन इंटेंसिटी में ऑफ 2005 लेवल, ठीक है। अब हमारे जो नए एनडीसी के टारगेट्स हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट, 45% का हमें रिडक्शन जो है उसको घटाना है 2030 तक। रिन्यूएबल एनर्जी जो इंस्टॉल होनी चाहिए 210 गीगावाट होनी चाहिए, और टारगेट है 500 गीगावाट का बाई 2030, ठीक है। इंडिया सीन एज अ ग्लोबल क्लाइमेट लीडर ड्यू टू पॉलिसी कंसिस्टेंसी एंड बजट सपोर्ट, ठीक है। अब ये बजटरी एलोकेशन भी आप देख सकते हो कि किस सेक्टर को कौन सा हुआ है। अब थ्रस्ट क्या है हमारे यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर की है, जैसे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो सरकार चला रही है, जिसके तहत 6,30,000 से ज़्यादा क्या हो चुके हैं, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी हमने कई बार पहले बात करी है, जिसके तहत सरकार क्या करती है, सोलर पैनल जो हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हैं, जैसे कि जो एक DCR की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो होती है उसको यदि वो फुलफ़िल करते हैं तो उनके खरीद पर, जब कस्टमर उसको खरीदता है तो सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है। 60,000 रुपये की सब्सिडी होती है किस पे, 2 किलोवाट पर। और उसके अलावा जो 3 किलोवाट है उससे लेके 5 किलोवाट तक, 7 किलोवाट तक की जो सब्सिडी हो जाती है वो हो जाती है 78,000 रुपीज़। किसके द्वारा, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी 60,000 रुपये की जो सब्सिडी है कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अलग अलग राज्य जो हैं वो चाहें तो इसके ऊपर भी सब्सिडी दे सकते हैं, ठीक है। फिर है PM कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, है ना। तो अब ये क्या है, 2,600 करोड़ की है, सपोर्ट करती है सोलर वाटर पंप्स को फॉर फार्मर्स। अभी जो किसान जो वाटर पंप्स यूज़ करते हैं वो सोलर के नहीं होते, ठीक है। जैसे कि ट्यूबवेल का यूज़ करता है किसान, तो उसमें क्या है, डीजल का प्रयोग किया जा रहा है, तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अब आप क्या कर सकते हो, सोलर के माध्यम से ही ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो इससे जो पॉल्यूशन होता है वो भी कम होता है, ठीक है। फोकस क्या होगा, इंक्लूसिव सोलर ग्रोथ प्लस रिड्यूस्ड डीजल इलेक्ट्रिसिटी यूज प्लस इंक्रीज्ड फार्मर इनकम। अब क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में क्या, सपोर्ट टू फुल सोलर वैल्यू चेन, जैसे पैनल्स, बैटरीज, सेल्स। फोकस होगा ऑन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, पावर ग्रिड इंटीग्रेशन एंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, ठीक है। इवाकुएशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल होगा टू रिन्यूएबल सक्सेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन एनर्जी में क्या कुछ आएगा। सपोर्ट करेंगे हम जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं क्लाइमेट एक्शन, कैसे क्लीन एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट एडेप्टेशन, स्पेसिफिकली किसमें, एग्रीकल्चर में से हम किन की बात करेंगे, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की बात करेंगे, कि हमें ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो ड्रॉट को, सूखे को भी झेल जाएँ। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मिलेट्स, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात होगी, जिनके लिए अभी हम किन पे, दूसरे देशों पे निर्भर हैं, ठीक है। इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की भी बात होगी। अब ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है किसमें, डीकार्बोनाइजेशन की प्रोसेस में। जैसे कि जो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ग्रीन हाइड्रोजन किन के लिए, जो हार्ड टू डीकार्बोनाइज सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्टील। अब जो स्टील है उसमें आपको डीकार्बोनाइज करना, यानी कि
कार्बन एमिशंस को घटाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से आप थोड़ा बहुत वो काम कर सकते हो। बजट डबल कर दिया गया है टू 600 करोड़ टू सपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्री स्केलिंग। अब पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है आप आई होप पता ही होगा। यहाँ पायलट प्रोजेक्ट का मतलब पायलट से नहीं है जो किसी प्लेन को चला रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की अगर हम बात करें तो एक नया डॉन है, मतलब एक नया सवेरा है फॉर इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्रीन ट्रांजिशन। 100 गीगावाट तक हमको न्यूक्लियर पावर करनी है बाई 2047। करंट स्टेटस हमारा जो है वो कितना है, 8.2 गीगावाट है। कंट्रीब्यूट करता है मात्र 2.8% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी। अभी बहुत कम है, लेकिन हमें इस पे फोकस करना होगा। और इसके लिए सरकार जो है वो किस पे काम कर रही है, एक तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। और दूसरा जो काम चल रहा है वो चल रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर, ठीक है। 2000 करोड़ रुपए होंगे फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंट्री, लीगल रिफॉर्म्स, अमेंडमेंट्स टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी एक्ट। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे भी सरकार काम कर रही है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन ऑन क्रिटिकल बैटरी मटेरियल, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया, जिंक हो गया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव चला रही है फॉर एडवांस्ड केमिकल सेल बैटरी स्टोरेज। 35 कैपिटल गुड्स हैं फॉर ईवी बैटरीज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी, जैसे बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी भी हमने कई बार पढ़ा है, जिसमें बेसिकली रिसाइकलिंग पर फोकस किया जाता है। हमने इवन सर्कुलर इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर को भी लिंक करा था कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक योगदान देते हैं किसमें, सर्कुलर इकोनॉमी में। फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर पे और क्लाइमेट एडेप्टेशन पे। ऐसे नेशनल मिशन होना चाहिए ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, डेवलप करना होगा हमको क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स को, ठीक है। अब फोकस होगा ऑन हेल्पिंग फार्मर्स डील विद हीट स्ट्रेस, रेनफॉल वेरिएबिलिटी एंड क्रॉप लॉस। उसके लिए क्या है हमारे पास में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अलाइन विद फूड सिक्योरिटी एंड रूरल रेजिलियंस। बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके लिए भी हम बात करेंगे कि बूस्ट करनी होगी फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इम्फेसाइज करना होगा लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिलियंस को और इकोलॉजिकल बैलेंस को। अर्बन डेवलपमेंट फंड की अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख करोड़ होंगे किसमें, अर्बन चैलेंज फंड में, ताकि हम सस्टेनेबल सिटीज़ बना सकें। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि एक कदम है जो हमारे 2025-26 के बजट में है, अर्बन चैलेंज फंड, जो बिल्कुल नया है, ठीक है। 1 लाख करोड़ है किसके लिए, सस्टेनेबल सिटीज़ बनाने के लिए, वाटर और सैनिटेशन के लिए, बैंकिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो यूनियन बजट 2025-26 का इंटीग्रेट करता है क्लाइमेट रेजिलियंस को इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ में। इंडिया का एम है टू अ क्लाइमेट टेक मैन्युफैक्चरिंग हब, क्लीन एनर्जी लीडर एंड ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। जो विकसित भारत है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप एक बार यहाँ भी देख सकते हो कि भाई क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा फोकस होगा। अब जैसे उसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ हैं उसको बिल्कुल जीरो कर दिया गया है कोबाल्ट के लिए और लिथियम आयन बैटरीज़ के स्क्रैप के लिए। इसको हमने एक जो हमारी पहले की मैगजीन है योजना की उसमें भी देखा हुआ है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी यदि जीरो कर दी गई है, यानी कि इनके ऊपर जो सीमा शुल्क है वो अब लगेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, ये प्रोडक्ट इंडिया में सस्ता में ख़रीद लिया जाएगा और उसके बाद में जब मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इनको यूज़ किया जाएगा तो हमारे मोबाइल्स की जो कॉस्ट होगी वो भी कम आएगी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की भी हम बात कर सकते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे विद एटलीस्ट 1 इंडिजीनियसली डेवलप्ड SMR ऑपरेशनल बाय 2033। लिथियम आयन बैटरीज़ की भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में ही होगी। तो इस तरीके से हमने 6 आर्टिकल्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं योजना के। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस सीरीज़ के बारे में बताएं। योजना जो सीरीज़ है आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो बच्चे इस साल मेंस लिख रहे हैं उनके लिए भी और जो अगले साल लिखेंगे उनके लिए भी। सो प्लीज़ शेयर द